हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस डिजास्टर मैनेजमेंट। उसी के साथ कहीं ना कहीं ट्राइबल अफेयर्स को टच करता हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो एनवायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट के अलावा किस तरीके से हम अपने फ्लड और ड्रॉट की जो ट्विन सिचुएशन है, मतलब एक तरफ सूखा एक तरफ बाढ़, कैसे हम अपने वाटर मैनेजमेंट को बेटर मैनेज कर सकते हैं। 1980 से इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कई बार डिस्कशन हो चुका है। आज हम बात करेंगे पार तापी नर्मदा जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके बारे में। क्या है ये प्रोजेक्ट और क्यों जो गुजरात के ट्राइबल्स हैं वो इसके अगेंस्ट कुछ हद तक प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर में रिवर इंटरलिंकिंग के ऊपर ये दूसरा और तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हमने केन बेतवा इंटरलिंकिंग पे 2 डिटेल लेक्चर्स रिलीज किए हैं। आज के लेक्चर के साथ उनको भी हम आज के लेक्चर के एंड में अटैच करेंगे ताकि आप दोनों लेक्चर जब वॉच कर पाएंगे तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिवर इंटरलिंकिंग का, क्या इसके फायदे हैं, कैसे इसका कॉन्सेप्शन हुआ, उसके बाद क्या इसमें प्रोग्रेस हुई, कितनी रिवर्स हैं नॉर्थ में, पेनिनसुला इंडिया में, और अभी तक किन किन को हम एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ा चुके हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, सभी आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। किसी भी वीडियो या किसी भी लेक्चर की प्रेजेंटेशन के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा लिंक हिंदी और टेलीग्राम चैनल भी। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। मार्च 21 को गुजरात के ट्राइबल एरियाज में एक इंपॉर्टेंट पब्लिक मीटिंग होल्ड की गई, खासतौर से कपराड़ा में, जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इस मीटिंग का पर्पस था कि जो सेंटर का प्लान है पार तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट की जाए। इस सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट में इसको 4th मीटिंग माना गया है। इससे पहले फरवरी 28 को धर्मापुर जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 2 मार्च 5 को वयारा जो टापी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और 3rd मीटिंग हुई मार्च 11 को डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। क्या है पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और क्यों ट्राइबल्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके मेजर इश्यूज हैं, क्या इनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस बारे में आज इस लेक्चर के थ्रू डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं क्या है पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट 1980s का जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान रहा और इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने एनविसाज किया। उसके बाद टोटल 30 रिवर्स, जिसमें नॉर्थ इंडिया के रिवर्स, जिसमें साउथ इंडिया के रिवर्स, 2 पार्ट्स में, कि ऐसी रिवर्स के साथ इंटरलिंक कर दिया जाए कि कहीं एक तरफ तो बाढ़ आती हो, मॉनसून के एक्स्ट्रा वाटर को जहां पर सूखा पड़ता हो उस एरिया में ले जाया जाए। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे ही ये पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी बेस्ड है। इससे पहले जो हमने लेक्चर डिलीवर किया केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसमें भी केन से वाटर फ्लो करेगा बेतवा की तरफ और एमपी और यूपी के बीच में जो बुंदेलखंड एरिया है उसके बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उससे फायदा पहुंचेगा। जो प्रोजेक्ट है पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इसका पर्पस है कि किस तरीके से हम पानी को सरप्लस रीजन से वेस्टर्न घाट के ट्रांसफर करेंगे जो सौराष्ट्र और कच्छ रीजन से गुजरात के उसके डेफिसिट रीजन्स में। 3 रिवर्स को यह लिंक करने का प्रोजेक्ट है। पहला है पार रिवर जो ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र के नासिक से और फिर फ्लो करना शुरू हो जाती है वलसाड, तापी, सापुतारा से। दूसरी रिवर जिसको कहा जाता है तापी फ्लो करना शुरू करती है सापुतारा, उसके बाद ये फ्लो करना शुरू हो जाती है महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात के सूरत से। तीसरी रिवर जो लिंकिंग का प्लान है इस पार तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में, वो ओरिजिनेट होती है कहां से, गुजरात या एमपी या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। फिर वो फ्लो होना शुरू हो जाती है महाराष्ट्र से, फिर भरूच से गुजरात के, एंड फाइनली नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। जो लिंक है इसमें कई सारी चीजें कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली 7 मेजर डैम्स का कंस्ट्रक्शन होगा। एक झेरी, दूसरा मोहन कवचल्ली, फिर पैखेड़, फिर चश्मावांडा, चिक्कार, डबडार एंड केलवान। इसके अलावा 3 डाइवर्जन वेयर्स भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे पैखेड़, चश्मावांडा एंड चिक्कार डैम्स पे। 2 इंपॉर्टेंट टनल्स, एक टनल होगी रफली 5 किलोमीटर लॉन्ग और दूसरी होगी 0.5 किलोमीटर लॉन्ग।
और उसके अलावा सबसे लंबी रफली 395 किलोमीटर लंबी एक कैनाल जिसमें 205 किलोमीटर होंगे पार तापी पोर्शन के। इसके अलावा 190 किलोमीटर होगी इसमें तापी नर्मदा पोर्शन। और इन सब के अलावा 6 से भी ज्यादा पावर हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि जो भी हम पानी स्टोर करें इन डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में, उससे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट किया जा सके। इन 7 डैम्स में से जो झेरी डैम है ये फॉल करेगा नासिक ऑफ महाराष्ट्र। उसके अलावा जो बाकी 6 डैम्स हैं वो लाई करेंगे गुजरात के वलसाड और डांग डिस्ट्रिक्ट, पर्टिकुलरली साउथ गुजरात में। अगर हम उकाई डैम के ऑफिशियल्स की माने तो उनके हिसाब से इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो पार, तापी और नर्मदा रिवर्स हैं उनको लिंक करके उनका जो एक्स्ट्रा पानी सी में जाके वेस्ट हो जाता है मॉनसून के सीजन में, उसको अब डाइवर्ट किया जाएगा सौराष्ट्र और कच्छ रीजन्स ऑफ गुजरात फॉर इरिगेशन। क्योंकि जब भी मॉनसून सीजन होगा जो वाटर अभी सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को हम सरदार सरोवर डैम से डाइवर्ट करते हैं या सप्लाई करते हैं, उसके बजाय क्यों ना ये जो एडिशनल वाटर सी में जाके वेस्ट हो जाता है पार, तापी, नर्मदा का, उससे सौराष्ट्र को वाटर सप्लाई की जाए और सरदार सरोवर डैम का जो पानी अब बच जाएगा उसको हम दूसरे प्रोडक्टिव यूज में लगाएं। अभी जो सरदार सरोवर डैम है इसका जो पानी है उसको अर्बन एरियाज में जो खेती बाड़ी है, इरिगेशन है, सौराष्ट्र रीजन में उसके लिए यूज किया जाता है। जब ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पार, तापी, नर्मदा का कंप्लीट हो जाएगा तो सरदार सरोवर डैम से जो अर्बन एरियाज का इरिगेशन होता है उसके बजाय इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के पानी से उस इरिगेशन को किया जाएगा। सरदार सरोवर डैम के पानी को बचाया जाएगा, उसको बाकी प्रोडक्टिव एरियाज में यूटिलाइज करना हम शुरू करेंगे। इस पूरे मैसिव प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? तो मई 3, 2010 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया, एमओयू साइन किया गया 3 डिफरेंट पार्टीज के बीच में, ऑब्वियसली गुजरात, महाराष्ट्र एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट। और इन्होंने एनविसाज किया कि किस तरीके से पार, तापी, नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के थ्रू हम गुजरात के ऐसे एरियाज को बेनिफिट पहुंचा पाए, खासतौर से सौराष्ट्र और कच्छ को, और यह सब कुछ होगा सब्स्टिट्यूशन से। मतलब अभी जिस दूसरे तरीके से पानी हम पहुंचा रहे हैं उसके बजाय इस प्रोजेक्ट के थ्रू उस पानी को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो लिंक कैनाल्स बनाई जाएंगी उनके आसपास के जो एरियाज हैं पूरे एन रूट को, पूरे रास्ते को हम इरिगेट करते चले जाएंगे डिफरेंट मीन्स एंड मैकेनिज्म से, जिसके बारे में थोड़ी देर में हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। 2010 का आइडिया, 2015 में एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाई गई और इसको बनाया गया नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी या एनडब्ल्यूडीए। उसके बाद 2016 में गुजरात गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो डीपीआर बनाई गई है 2015 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए ताकि गुजरात को इससे और ज्यादा फायदा पहुंच सके। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात ने 2016 के अपने लेटर के थ्रू सजेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्यों ना हम जो कमांड एरियाज हैं 5 प्रोजेक्ट्स के, खासतौर से उगटा, सिदुम्बुर, खाता अंबा, जंखारी एंड कुंटाली, इनको भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लें। इसके अलावा क्यों ना जो ट्राइबल एरियाज हैं, खासतौर से जो लिंक कैनाल के राइट साइड पे है, उसको हम लिफ्ट इरिगेशन से सींचना शुरू कर दें, इरिगेट करना शुरू कर दें। इसके अलावा क्यों ना हम लिफ्ट इरिगेशन को यूज करें जो ट्राइबल एरियाज हैं डांग और वलसाड डिस्ट्रिक्ट्स के, डायरेक्टली रिजर्वॉयर्स के थ्रू। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज हैं छोटा उदयपुर के, उनको किस तरीके से हम इरिगेट कर पाएंगे उसकी पॉसिबिलिटीज को भी हम एक्सप्लोर करना शुरू कर दें। इसके अलावा जो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट हैं नर्मदा मेन कैनाल के, उनसे कैसे हम सब्स्टिट्यूशन बेसिस पे उन एरियाज को भी इरिगेट करें। इसके अलावा डांग और नवसारी डिस्ट्रिक्ट्स के कई सारे गांवों को, विलेजेस को कैसे हम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर पाएं इस पूरे प्रोजेक्ट के थ्रू। इसके अलावा जो गांव है कपराड़ा और धर्मपुर तालुकाज हैं जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी हम कैसे फिलअप अवेलेबल करवाएं, टैंक एरियाज हम डेवलप करें ताकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की तरह पूरे सौराष्ट्र और कच्छ को फायदा पहुंचा सके। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने यह भी कहा कि क्यों ना हम ओपन कैनाल के बजाय एक पाइपलाइन सिस्टम डिप्लॉय करें, क्योंकि ओपन कैनाल में आपको लैंड एक्वायर करनी होगी, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, लैंड एक्विजिशन में डिले हो जाता है, टाइम लगता है, प्लस ओपन कैनाल्स में पानी इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेटिव लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्यों ना ओपन कैनाल के बजाय हम एक पाइपलाइन सिस्टम डिप्लॉय करें। इन सभी सजेशंस के साथ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने 2017 में फिर से रिक्वेस्ट किया एनडब्ल्यूडीए को
और कहा गया कि डीपीआर को आप इन लाइंस के तहत फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। क्या डाउन साइड्स हैं, उसके बाद अपसाइड्स को भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप डीपीआर देखें एनडब्ल्यूडीए की, तो उसके अनुसार इस पूरे प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में रफली 6065 हेक्टेयर्स जो लैंड एरिया है ये सबमर्ज हो जाएगा डैम्स के कंस्ट्रक्शन से एटसेट्रा की वजह से। जो प्रपोज्ड रिजर्वॉयर्स हैं उसकी वजह से 61 से भी ज्यादा विलेजेस इसमें अफेक्ट होंगे, जो हो सकता है पार्शियली सबमर्ज हो जाएं या हो सकता है फुली सबमर्ज हो जाएं। इसके अलावा 2500 से भी ज्यादा फैमिलीज इसमें इंपैक्ट होंगी, जिसमें से 98 फैमिलीज सिर्फ इस वजह से इंपैक्ट होंगी कि झेरी रिजर्वायर या डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो नासिक के महाराष्ट्र में पड़ेगा। रफली 6 विलेजेस में ये सभी फैमिलीज इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। गुजरात में अगर आप देखेंगे तो जो केवलान रिजर्वायर है उससे 793 फैमिलीज, डाबर रिजर्वायर से रफली 11 डिफरेंट विलेजेस में 379 फैमिलीज, चश्मांडा रिवर में रफली 7 विलेजेस 345 फैमिलीज, चिक्कार रिजर्वायर रफली 9 विलेजेस 331 फैमिलीज, पाइखेड़ रिजर्वायर रफली 11 विलेजेस, मतलब 2500 से भी ज्यादा फैमिलीज और 6500 हेक्टेयर लैंड पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड। जो अफेक्टेड गांव हैं, विलेजेस हैं, ये जनरली लोकेटेड हैं जो सुरगाना है, पेंट तालुकाज है नासिक के उसमें और धर्मापुर में, वलसाड में वंसा तालुका ऑफ नवसारी या अहवा तालुका है डांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। जो अफेक्टेड फैमिलीज उनको डर इस बात का है कि हो सकता है हमारे लैंड से सबमर्ज हो जाए, हमारे लैंड चले जाएं, हमारे घर चले जाएं, या हो सकता है लैंड और घर दोनों चले जाएं जब ये रिजर्वॉयर्स डैम्स क्रिएट किए जाएंगे। जो डीपीआर क्रिएट की गई एनडब्ल्यूडीए उसमें बहुत रोबस्ट प्रपोजल है कि ऐसी सभी फैमिलीज जो इस मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से इंपैक्ट होंगी, अफेक्ट होंगी, उनको कॉम्पनसेट किया जाएगा अपने लैंड और हाउस के लॉस के लिए। साथ ही साथ ऐसे हाउसेज जो सबमर्ज हो जाते हैं उनको रिहेबिलिटेट और रीसेटल भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। तो ये तो रहे इसके डाउन साइड्स। अब इसके मेजर अपसाइड्स देखें, खासतौर से इसके इरिगेशन के क्या इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं कि चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हो, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हो, सभी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेटेड रफली 10,211 करोड़। ये पार तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड है कि जो सरप्लस वाटर इससे हम ट्रांसफर कर पाएंगे, डाइवर्ट कर पाएंगे, वो टोटल रफली 2,32,175 हेक्टेयर्स लैंड को एडिशनली इरिगेट कर पाएगा, जिसमें 62,000 हेक्टेयर के आसपास जो लिंक कैनाल बनेगी 395 किलोमीटर की, उसके अलोंग ही हम इरिगेट एडिशनली कर पाएंगे। इसके अलावा जो कमांड एरिया होगा 5 प्रोजेक्ट्स का, लेफ्ट साइड में जो होगा कैनाल का, उसमें बेसिकली प्रपोज किया गया है रफली 45,000 हेक्टेयर्स को हम ग्रेविटी लिंक कैनाल के थ्रू इरिगेट करेंगे। इसके अलावा जो लिंक कैनाल है उसका राइट साइड का जो एरिया है उसमें हम लिफ्ट इरिगेशन की तरह, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाइट उसकी ज्यादा है, तो वहां पर रफली 36,200 हेक्टेयर एक्स्ट्रा एडिशनल इरिगेटेड लैंड हम डेवलप कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सपेक्टेशन यह भी है कि जो लिंक प्रोजेक्ट है वो रफली 76,701 हेक्टेयर अपने कमांड एरिया जो मियागम ब्रांच कैनाल है नर्मदा कैनाल सिस्टम की, उससे और इरिगेट हम कर पाएंगे। जो नर्मदा का वाटर है उसको हम सेव कर पाएंगे, जिससे हम एडिशनली 23,750 हेक्टेयर जो ट्राइबल लैंड है खासतौर से छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की, वहां इरिगेट कर पाएंगे। और रफली 10,592 हेक्टेयर लैंड हम पंचमहल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इरिगेट कर पाएंगे, जो कि नर्मदा मेन कैनाल के राइट में पड़ेगी, जिसको हम लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू इरिगेट करने की कोशिश करेंगे। रफली 42,368 हेक्टेयर जो एरिया है सौराष्ट्र रीजन का, उसको भी कवर किया जाएगा इस इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। अगर हम ऑफिशियल्स की माने तो उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट का जो पर्टिकुलर एम है, अल्टीमेट एम है कि जो एक्सेसिव वाटर है जो सी में फ्लो कर जाता है, अगर हम उसको कैप्चर नहीं करेंगे, डाइवर्ट नहीं करेंगे ऐसे ड्राई एरियाज में, ड्रॉट एरियाज में, उसको कैप्चर करके इंटरलिंक करके डाइवर्ट करेंगे ऐसे एरियाज में जहां पानी की स्कैरसिटी है, जैसे सौराष्ट्र रीजन हो, जैसे कच्छ रीजन हो। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट इस बात में भी हेल्प करेगा कि जो रेगुलर सूखे की सिचुएशंस हैं या फ्लड लाइक सिचुएशंस हैं, जैसे वलसाड हो, नवसारी हो, सूरत हो, भरूच हो, इनमें फ्लड लाइक सिचुएशंस को इस एडिशनल वाटर को डाइवर्ट करके हम अवॉइड कर पाएंगे। तो प्रोजेक्ट समझ लिया, नुकसान समझ लिए, फायदे समझ लिए,
अब अल्टीमेट जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको चिंता सता रही है कि हो सकता है हमारे घर चले जाएं, हो सकता है हमारी जमीन चली जाए, और एक हमेशा से एक बड़ा कंटेंशियस इशू रहा है कि बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का, और उसमें 80% से भी ज्यादा अगर आप देखेंगे, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा आईएएस या यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी, और उसके थ्रू 80% से भी ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, वो होता है हमारे ट्राइबल्स का, आदिवासी लोगों का, अनुसूचित जनजाति का। और उसकी वजह से उनको हमेशा टेंशन होती है कि हमारे पास और कोई कमर्शियल एवेन्यूज तो नहीं है लाइफ सस्टेन करने के लिए, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड हमारे पास एवेन्यूज नहीं है, सिर्फ हमारे पास जल, जंगल और जमीन ही है। और अगर ये भी इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से हमसे छिन गई तो हमारे पास शायद फिर कुछ भी ना बचे। अगर हम हिस्ट्री देखें हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, या हमारी एफिशिएंसी देखें, इफेक्टिवनेस देखें, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट हमारे एफर्ट्स की, तो बहुत एनकरेजिंग दिखाई नहीं देता है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप कुछ स्टैटिस्टिक्स देखें, जैसे जो खाका कमेटी की रिपोर्ट आई 2014-15 में, तो उसके सजेशंस हैं कि अभी भी ऑलमोस्ट 60 to 70% ट्राइबल्स जो डिस्प्लेस हुए मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, वो हमारी नाकामी की वजह से आज भी हम उनको प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेट नहीं कर पाए हैं, रीसेटल नहीं कर पाए हैं। जो उनको कॉम्पनसेशन हम देते हैं वो कुछ दिनों बाद उनका खत्म हो जाता है, उड़ जाता है। ना ही हम उनको रीस्किल कर पाते हैं, ना ही हम उनको रीहायर, री एम्प्लॉय कर पाते हैं। और जिसकी वजह से इश्यूज जैसे कि नक्सलिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं ना कहीं वो कंटेंशन या कहीं ना कहीं वो ग्रीवियांसेस उनके मन में बने रहते हैं। कोशिश है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू कि डेवलपमेंट तो आ ही आए, लेकिन वहीं जो इंपैक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर से हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, चाहे कपराड़ा हो, वलसाड हो, मंडवी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सभी का जो रिहैबिलिटेशन हो, रीसेटलमेंट हो, उनका जो कॉम्पनसेशन हो, वो फेयर हो, फ्री हो और इफेक्टिव हो, ताकि कहीं उनको ऐसा ना लगे कि हमारी जमीन चली गई, हमारे घर चले गए, लेकिन उसके बावजूद बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। आई होप ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होने के बाद इंडियन हिस्ट्री में एक बेंचमार्क की तरह एक्ट कर पाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कि उससे डिस्प्लेस्ड जो हमारी फैमिलीज हैं, विलेजेस हैं, लोग हैं, उनको इफेक्टिवली हम कैसे रीस्किल कर पाएंगे, उनको रीहायर कर पाएंगे, उनको प्रॉपर्ली कॉम्पनसेट कर पाएंगे, उनको रीसेटल कर पाएंगे, ताकि आगे आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लोग खुद पार्टिसिपेट करके बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर करें नेशन बिल्डिंग या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान एंड प्रोग्राम्स में। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंटल साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स को कैसे टैकल किया जाए, कैसे अंजाम दिया जाए एक इंपैक्टफुल वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को। यह टॉपिक हम पहले भी बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, और अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो एनवायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस आप वहां पर देख पाएंगे। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में कैबिनेट ने नोट दी है, स्वीकृति दी है, अप्रूवल दिया है अपना केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग को। क्या है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, क्या एक्चुअली इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कैसे एक ये पायलट प्रोजेक्ट या रोल मॉडल जिसको कह सकते हैं हो सकता है, जो आगे आने वाले टाइम में रिवर इंटरलिंकिंग का ओवरऑल प्लान है हमारे देश का, हमारे कंट्री का। इस पे 3-4 महीने पहले हमने पहले एक डिटेल वीडियो रिलीज किया, आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का वीडियो उस वीडियो के ऊपर ही आगे बिल्ड करता है, उसका रिफ्रेशर इसको आप कह सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने फंडिंग और इंप्लीमेंटेशन जो कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट है, उसके लिए रफली 44,605 करोड़ का अप्रूवल दिया है। यह जो ओवरऑल प्रोजेक्ट होगा जिसमें केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा एक कैनाल के थ्रू, ये 8 years 8 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट? यह पहला प्रोजेक्ट होगा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर, जिसमें अलग अलग रिवर्स को इंटरलिंक किया जाएगा, और ये जो वाटर है केन रिवर से उस एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसफर करेगा बेतवा रिवर में। दोनों ही रिवर्स, चाहे केन हो या बेतवा हो,
यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन केन में एक्स्ट्रा पानी, फ्लड्स, बेतवा में कम पानी, बुंदेलखंड जो एरिया है ड्रॉट्स या सूखा। तो एक तरफ तो जो फ्लड का वाटर होगा, एक्सेसिव वाटर होगा, उसको इस कैनाल के थ्रू जहां पे ड्रॉट प्रोन एरिया है, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो यूपी का हो, यहां पर ट्रांसफर करने से दोनों ही इश्यूज को रिजॉल्व करवाने की तरफ ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट होगा। दोस्तों, जो केन बेतवा लिंक कैनाल है ये रफली 221 किलोमीटर लॉन्ग होगी। इसके अलावा इसमें एक 2 किलोमीटर लंबी टनल भी बनाई जाएगी इस वाटर को पास करने के लिए। ये प्रोजेक्ट है 8 साल में पूरा होगा और 2 फेजेस के साथ साथ इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होंगे, उसमें इसको कंप्लीट किया जाएगा। जो फेज 1 है उसमें धावदान डैम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसके अलावा इसकी जो सब्सिडरी यूनिट्स हैं जैसे कि लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल और पावर हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। जो फेज 2 है, सेकेंड फेज है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, एक तो लोअर और डैम, उसके अलावा बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इसके अलावा कोठा बराज को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री की अगर आप देखें तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन से बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट होगा कि जो हमारा एरिया है वहां पर अनइरिगेटेड, उसमें से रफली 10.62 लाख हेक्टेयर्स को हम इरिगेट कर पाएंगे इस एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से। साथ ही साथ ये रफली 62 लाख मतलब 62 लाख लोगों को इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा 103 मेगावाट इससे हाइड्रो पावर जनरेट कर पाएंगे और 27 मेगावाट इससे सोलर पावर जनरेट कर पाएंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स। ड्रॉट को भी हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से बुंदेलखंड एरिया में, और फ्लड्स को भी हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं केन से जब एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा ट्रिब्यूटरी की तरफ। लेकिन इट डजंट कम चीप, सस्ते नहीं है ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स, और इंडिया में पहला इस लेवल का प्रोजेक्ट होगा जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर डिजाइन बोर्ड से फाइनली एग्जीक्यूशन की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। टोटल कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की रफली 44,605 करोड़, और ये आज की जो कॉस्ट है 2020-2021 उसके प्राइस लेवल पे इसको आंका गया है। टोटल ये जो 44,000 करोड़ हैं, इसमें से यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सपोर्ट अनाउंस किया है 39,317 करोड़ का। इसके अलावा इसमें 3,000 करोड़ का उसमें लोन होगा और इस 39,000 करोड़ में से 36,290 करोड़ का ग्रांट होगा। ग्रांट का मतलब कि सेंटर स्टेट्स को देगा, ग्रांट्स को स्टेट्स को सेंटर को वापस नहीं करना होता। लेकिन अगर लोन्स हैं तो सेंटर स्टेट्स को दे, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये स्केड्यूल के हिसाब से इंटरेस्ट के साथ उन स्टेट्स को, सेंटर को वो पैसा वापस देना होगा। 8 साल में कंप्लीट किया जाने वाला यह पहला कंपोनेंट नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे, इस मैप में अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसमें रिवर केन और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं रिवर बेतवा, और ये पन्ना टाइगर रिजर्व पे खत्म होता है और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो झांसी और दतिया के आसपास ही कनेक्ट करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट हो सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर भी। इसके बारे में भी अभी हम थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा ताकि यह प्रोजेक्ट इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो, टाइम बाउंड तरीके से एग्जीक्यूट हो और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हो, इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा जिसका नाम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी या KBLPA कहा जाएगा। इसको सेटअप कर दिया गया है, किया जा रहा है। इसके अलावा सेंटर ने यह भी कहा, क्योंकि यह पहला प्रोजेक्ट है हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंडर और इसकी सक्सेस के बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप करना शुरू कर देंगे, तो क्यों ना परमानेंट एक बॉडी बना दी जाए जिसका नाम होगा नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी या नीरा जिसको कहा जाता है। ये जो बॉडी होगी नीरा, नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो कि प्लान करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, फाइनेंस करेगी और इंप्लीमेंट करेगी इंडिया में जितने भी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट्स होंगे पूरे कंट्री में, चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो नीरा है इसके पास पावर्स होंगी कि हर जो प्रोजेक्ट होगा लिंक प्रोजेक्ट उसके लिए एक अलग से SPV क्रिएट कर सके ताकि बार बार गवर्नमेंट को इंटरवीन बेसिकली ना करना पड़े। कब एक्चुअली सोचा गया केन बेतवा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का? तो मार्च 22, 2002 में
एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट बेसिकली साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की किस तरीके से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवाया जाए। अच्छा, कॉन्सेप्चुलाइज बेसिकली कब हुआ? पूरा का पूरा प्लान इस इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो आइडिया है कि केन को बेतवा के साथ लिंक किया जाए, ये अगस्त 2005 में इसको एक मेजर पुश मिला जब एक ट्राइपार्टाइट मेमोरेंडम, मतलब 3 स्टेट्स के बीच में एक मेमोरेंडम बेसिकली साइन हुआ कि एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या डीपीआर बेसिकली बनाया जाए सेंटर, यूपी और एमपी के बीच में। उसके बाद 2008 में सेंटर ने डिक्लेयर किया कि ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट होगा, केबीएलपी होगा, एक नेशनल प्रोजेक्ट होगा ताकि इसकी फंडिंग को ध्यान में रखा जा सके, इसको प्रायोरिटाइज किया जा सके, एक पायलट प्रोजेक्ट होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा पूरे कंट्री के लिए। उसके बाद इसको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन के रूप में इसको इंक्लूड कर लिया गया कि जो बुंदेलखंड की सूखे की प्रॉब्लम है, ड्रॉट की प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज है वो इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ताकि इस पैकेज के थ्रू या इसकी डिलीवरी के थ्रू जो बुंदेलखंड की सूखे की समस्या है उसको हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। फिर अप्रैल 2009 में पहली बार यह डिसीजन हुआ कि जो डीपीआर होगी, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, वो 2 फेजेस में बनाई जाएगी और 2018 में फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर बनाई गई जिसमें फेज 1 और फेज 2 और उसके अलावा एडिशनल एरिया को भी इंक्लूड किया गया ताकि एमपी का भी ऐसा एरिया जो ड्रॉट को फेस कर रहा हो उसको भी इससे फायदा पहुंच सके। उसके बाद जब ये डिटेल रिपोर्ट 2018 में बन गई, इसको यूपी, एमपी और सेंट्रल वाटर कमीशन के पास भेजा गया अक्टूबर 2018 में। एंड फाइनली अब ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हो गया है कि अब डिजाइन बोर्ड से लेके इस प्रोजेक्ट को अब इंप्लीमेंट किया जाए। कौन कौन से बेनिफिट्स या कौन कौन से रीजन्स हैं जिनको मेजरली बेनिफिट होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से? जो प्रोजेक्ट है ये जनरली बुंदेलखंड एरिया में लाई करता है जो कि सूखा पीड़ित क्षेत्र जिसको आप कह सकते हैं, ड्रोट प्रोन एरिया जिसको कह सकते हैं, और ये 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी और एमपी में बेसिकली स्प्रेड आउट है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट होगा इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जो वाटर स्टार्व रीजन है, खासतौर से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन एमपी का, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर ऑफ यूपी, 13 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स यूपी और एमपी के मिला के इससे बहुत बेनिफिट ड्राइव कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर हमने इसको बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली टाइम बाउंड तरीके से इंप्लीमेंट करवा लिया तो एक ये मेजर शोकेस बन जाएगा, एक मेजर पायलट प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसको लेके कि क्या इकोनॉमिकली वायबल है, क्या टेक्निकली वायबल है, क्या रियली में ऐसा कोई प्रोजेक्ट बन सकता है इस मैसिव स्केल पे, इस मैसिव बेसिकली कॉस्ट के साथ। अगर इसको हमने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया तो हम कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे एज ए कंट्री कि एक्चुअली हमारा जो डर है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मेजर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, प्लस बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इससे इंपैक्ट हो सकते हैं, वो सारी जितने भी स्केप्टिज्म है हमारे माइंड, वो स्केप्टिज्म हम दूर कर पाएंगे इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करवा के। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। क्या इसके कुछ नेगेटिव डाउनसाइड्स हो सकते हैं, खासतौर से जब बात हो जाए पन्ना टाइगर रिजर्व को लेके? जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है या एनडब्ल्यूडीए है, उसके हिसाब से या उसके अनुसार ये जो प्रोजेक्ट है और खासतौर से जो धुआंधार डैम बनाया जाएगा केन रिवर के ऊपर, वो रफली 77 मीटर्स हाई होगा जिसकी कैपेसिटी रफली 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर्स होगी। और एनडब्ल्यूडीए के अनुसार जो रिजर्वायर होगा दाऊदा डैम का, इसमें बेसिकली रफली 9000 हेक्टेयर जो लैंड है ये पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी। और इस 9000 हेक्टेयर्स में से रफली 5800 जो हेक्टेयर्स लैंड है वो पन्ना टाइगर रिजर्व की लैंड होगी, और 4141 जो फॉरेस्ट एरिया है जो पन्ना टाइगर रिजर्व का रफली 7.6% कॉन्स्टिट्यूट करता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ने इस नेगेटिव डाउनसाइड या इस इंपैक्ट, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट को दूर करने के लिए, कम करने के लिए कोई प्लान सजेस्ट किया है? यस, एनटीसीए को बेसिकली एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप एक लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, और यह लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून है वो स्पेयर हेड करेगा। और यह कि इसका जो पन्ना टाइगर रिजर्व के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि सबमर्जेंस होगा काफी बड़ी लैंड का, उसको कैसे कम से कम किया जा सके। इसके अलावा
कि जो वहां की वाइल्ड लाइफ है वो नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो, इसीलिए जो नौरादेही है और रानी दुर्गावती जो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एमपी की, इसके अलावा जो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की, इनको भी पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि जो टाइगर रिजर्व की वाइल्ड लाइफ है उसको पूरी तरह कंजर्व किया जा सके। इसका मतलब जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा इस इंपॉर्टेंट मेजर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की वजह से उसको कैसे मिटिगेट करें, उसके इंपैक्ट को कैसे कम करें, साथ ही साथ जो टाइगर रिजर्व है उसको और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली, ये 3 नए टाइगर रिजर्व नौरदेरी, रानी दुर्गावती, उसके अलावा रानीपुर है जो यूपी का, इनको भी अगर हम टाइगर रिजर्व के रूप में इंक्लूडेड कर दें तो शायद जो नेगेटिव इंपैक्ट है पन्ना टाइगर रिजर्व पे उसको हम कम कर सकें। क्या ये पहला प्रोजेक्ट है रिवर इंटरलिंकिंग का, या इससे पहले भी प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं? पास्ट में भी कई सारे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स को हमने एग्जीक्यूट किए हैं, जैसे कि पेरियार प्रोजेक्ट, जिसमें पेरियार बेसिन से वैगी बेसिन में वाटर ट्रांसफर किया जाता है। इसको 1895 में कमीशन किया गया। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जैसे पराम्बिकुलम एलियार, कुर्नूल कुडप्पा कनाल, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट और रवि ब्यास सतलज, ये प्रोजेक्ट्स भी अंडरटेक किए जा चुके हैं। 1970s में ये जो आइडिया है कि जो सरप्लस वाटर है, अगर किसी रिवर में एक्स्ट्रा पानी है उसको ट्रांसफर किया जाए एक ऐसी रिवर में, ऐसे एरिया में जो वाटर डेफिसिट हो या बेसिकली रेन डेफिसिट हो, ये पहली बार सोचा या सजेस्ट किया उस वक्त के यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर डॉक्टर के.एल. राव ने। वो खुद भी एक इंजीनियर थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि कंट्री में हमें एक नेशनल वाटर ग्रिड बनानी चाहिए ताकि जहां एक्स्ट्रा पानी हो वहां से इस ग्रिड के थ्रू हम जो वाटर डेफिशिएंट एरियाज हैं, जहां पे पानी की कमी है, उन एरियाज में उस पानी को ट्रांसफर कर सकें। साथ ही साथ फ्लड्स का भी इशू सॉल्व हो जाएगा, ड्रॉट्स का इशू भी सॉल्व हो जाएगा, और जो वाटर रिच एरियाज हैं जब वहां से हम वाटर ट्रांसफर कर पाएंगे वाटर डेफिसिट एरियाज को, तो एक मेजर एनवायरमेंटल इशू और डिजास्टर मैनेजमेंट इशू, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का रिहैबिलिटेशन हर बार क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाते हैं फ्लड्स की वजह से या जहां पे ड्रॉट हैं, उनके साथ लाइवलीहुड का जो चैलेंज है, इन बहुत सारे इश्यूज को हम एक्चुअली रिजॉल्व कर पाएंगे इस नेशनल वाटर ग्रिड के थ्रू। उसके बाद कैप्टन डिनशॉ जे दस्तूर, उन्होंने एक गार्लैंड कैनाल को प्रपोज किया कि किस तरीके से हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पानी को एक्सेस से डेफिशिएंट की तरफ। बहुत सारे आइडियाज आए 1970, 1980, लेकिन गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा इनको आगे परसू नहीं किया और ये सिर्फ आइडियाज तक ही लिमिटेड रह गए। अगस्त 1980 मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने फाइनली एक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, और ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था इसका एम यही था कि किस तरीके से इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर को अंजाम दिया जाए पूरे कंट्री में। ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो है हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स डेवलपमेंट। जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हिसाब से टोटल 30 रिवर लिंक्स हम स्टैब्लिश करेंगे, 16 हम स्टैब्लिश करेंगे पेनिनसुलर कंपोनेंट मतलब साउथ इंडिया कंपोनेंट, और 14 हम बेसिकली इसमें इंक्लूड करेंगे जो हिमालयन कंपोनेंट है उसमें। और इसी 30 रिवर इंटरलिंक का पहला एग्जीक्यूशन हमारा होगा केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोग्राम के थ्रू। ये जो रिवर लिंकिंग का आइडिया है ये फाइनली 1970s में पहली बार सोचा गया, 1980s में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए और खासतौर से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए जो कि पेनिनसुलर जो कंपोनेंट है उसका पार्ट है एक, इसको रिवाइव किया गया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में। कई सारे क्लियरेंस इसके लिए चाहिए होते हैं, इसके अलावा इसकी टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस है, ये फाइनली सेंट्रल वाटर कमीशन ने प्रोवाइड की, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने प्रोवाइड किया, सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन प्लान है ट्राइबल पॉपुलेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी। बहुत सारे हर्डल्स हैं, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर कोई पूछे कि क्या एक्चुअली इसका जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है, इकोलॉजिकल इंपैक्ट है, इसकी वजह से हो सकता है ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस होना पड़े, और 44,000 करोड़ 8 इयर्स हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या हमारे कंट्री को ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करने चाहिए? अगर आप मेरी बात माने तो मुझे लगता है बिल्कुल अंडरटेक करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं और फ्यूचर में ये जो इशू है खासतौर से क्लाइमेट चेंज की वजह से कि ऐसे एरियाज फ्लड होना शुरू हो सकते हैं, ऐसे एरियाज ड्रॉट प्रोन रह सकते हैं,
इनको किस तरीके से रिलीफ मिले दोनों को, साथ ही साथ ऐसे एरिया जैसे कि बुंदेलखंड एरिया आप देख लें, 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन वाटर डेफिशिएंसी की वजह से ना ही तो वहां का सोशल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया। तो एक लार्ज चंक एमपी, यूपी, राजस्थान का अभी भी सिर्फ पानी की कमी की वजह से, वाटर डेफिशिएंसी की कमी से स्ट्रगल कर रहा है। साथ ही साथ जब तक इन प्रोजेक्ट्स को हम अंडरटेक करके कोशिश नहीं करेंगे, हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि हम कितने सक्सेसफुल होंगे, क्या लर्निंग्स होंगी। उन लर्निंग्स को हम सीखें और अगला जो प्रोजेक्ट है उसमें इंकॉर्पोरेट करें, ताकि अगले प्रोजेक्ट को हम और भी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर पाए। दोस्तों, तो किसी प्रॉब्लम से दूर भागना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है उसको एक्चुअली टेक इट बाय द हॉर्न्स, मतलब उसको आप स्टार्ट करिए, उसमें जो गलती हो जाए, उसमें जो लर्निंग्स हो उनसे सीखिए और अगला जो प्रोजेक्ट हो उसको और ज्यादा इफेक्टिवली इन लर्निंग्स को उसमें इंकॉर्पोरेट करते हुए आप इंप्लीमेंट करिए। सोच के देखिए कि अगर ये 30 लिवर्स जो हमारे इंटरलिंक्स हैं, इनको धीरे धीरे करके अगर अगले हाफ ए सेंचुरी में भी अगर हम इंप्लीमेंट करवा पाते हैं, तो हो सकता है जो मेजर इश्यूज हैं कि ब्रह्मपुत्रा में मेजर बाढ़ आ रही है, रिवर गैंगेज में मेजर बाढ़ आ रही है, वहीं पे सेंट्रल इंडिया में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर मराठवाड़ा में हमारा ड्रॉट प्रोन एरियाज है जहां पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, अगर ये इश्यूज हम एक साथ रिजॉल्व करवा पाए तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आपको हाल ही में साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए साइन किया गया है, के बारे में ज़रा विस्तार से बताना चाहेंगे। ये टॉपिक आपके जनरल नॉलेज के लिए, साथ ही साथ आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2017 के मेंस में आ भी चुका है। वर्ल्ड वाटर डे, जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इस साल भी उस दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति और चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, तीनों पार्टीज़ ने एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे। और तीनों पार्टीज़ के बीच में ये जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ, इसके थ्रू अब टाइम आ गया है कि केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को ग्राउंड स्तर पे, ज़मीनी स्तर पर लागू करवाया जाएगा। और यह जो प्रोजेक्ट है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, तो वो है सूखा ग्रसित जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का, उसको सबसे ज़्यादा इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलने वाला है। अगर हम ये देखें कि आखिर है क्या केन बेतवा जो लिंक प्रोजेक्ट है, जिसको KBLPB कहा जाएगा, आखिर प्रोजेक्ट है क्या, तो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, ये पहला प्रोजेक्ट होगा जिसको कि ग्राउंड स्तर पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो कि बनाया गया था 1980s में, उस नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत ये पहला प्रोजेक्ट होगा अब जिसको ज़मीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। देखा जाएगा कि इस ऐसे प्रोजेक्ट से किस तरह के फ़ायदे, किस तरह का उसके अंदर खर्च आ सकता है, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, और उससे जो की लर्निंग्स होंगी उनको फिर अगले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें लागू करने में काम में लिया जाएगा। मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें तो यमुना की 2 ट्रिब्यूटरीज हैं, पहली केन, दूसरी बेतवा। केन का जो एक्स्ट्रा पानी है, केन का एक्स्ट्रा पानी ट्रांसफ़र किया जाएगा कैनाल के थ्रू बेतवा रिवर को, ताकि बेतवा रिवर जिन जिन एरियाज़ को फीड करती है, सूखे के टाइम पे उन एरियाज़ को बेतवा के पानी के थ्रू फीड करवाया जा सके और उन एरियाज़ को फ़ायदा पहुंच सके। अच्छा, इसके 2 फेजेस होंगे। जो पहला फेज़ होगा, इसमें दौधान डैम कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले बनाया जाएगा, जिसके अंदर लो लेवल टनल, हाई लेवल टनल, केन बेतवा लिंक कैनाल, पावर हाउसेज एट्सेट्रा सबसे पहले बनाए जाएंगे। और जो दूसरा फेज़ होगा, उसमें 3 चीज़ें बनेंगी, लोअर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बराज। ये दूसरे फेज़ के अंदर कंप्लीट किया जाएगा। जब फेज़ 1 और फेज़ 2 कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये कंप्लीट होकर, एग्जीक्यूट होकर ज़मीनी स्तर पर
काम करने लगेगा। मोटे मोटे तौर पे अगर हम ये देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के थ्रू एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स ज्योग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग हैं, टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग हैं, साथ ही साथ काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ आंकी गई है, अगर हम 2017-18 की प्राइसेस के हिसाब से देखें। जैसे जैसे समय गुजरेगा प्राइसेस बेस ईयर के हिसाब से चेंज हो सकती हैं, बट अभी लगभग 35 से 36,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को लागू करने में खर्च किए जाने की संभावना है। अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 35,000 करोड़ का, तो ये देखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, किस क्षेत्र को फ़ायदा होने वाला है। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जो पहला प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो बुंदेलखंड, जिसमें सूखे की एक बड़ी समस्या हमेशा बनी रहती है, और बुंदेलखंड का अगर आप पूरा एरिया देखें तो ये टोटल लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड करता है, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स इसमें मध्य प्रदेश के हैं। इसी वजह से जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो दोनों गवर्नमेंट्स के साथ हुआ है, यूपी के साथ भी और एमपी के साथ भी, क्योंकि दोनों स्टेट्स के जो ड्रोट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दोनों को ही इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलने वाला है। अगर एक मोटे मोटे तौर पे हम देखें तो जल शक्ति मिनिस्ट्री ने कई डिस्ट्रिक्ट्स, पर्टिकुलरली पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दातिया, विदिशा, शिवपुरी एंड रायसा ऑफ मध्य प्रदेश, बांदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो लगभग 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी के और लगभग 8 डिस्ट्रिक्ट्स एमपी के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से फ़ायदा उठा पाएंगे। अब कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। एक बड़ा चैलेंज इस प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी समय से बना हुआ था कि जो हम लोग डैम्स बनाएंगे बीच बीच में, लिंक कैनाल बनाएंगे, जब वो चीज़ें निकलेंगी केन से बेतवा की तरफ, तो एक जगह पानी इकट्ठा होगा, जब डैम में स्टोरेज होगा तो उसका कैचमेंट एरिया होगा, फ्लडिंग एरिया होगा, और उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है पन्ना टाइगर रिजर्व पर। पन्ना टाइगर रिजर्व का लगभग 6,000 हेक्टेयर एरिया इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित होगा, और उस 6,000 हेक्टेयर में से लगभग 4200 हेक्टेयर एरिया जो कोर टाइगर हैबिटेट है पन्ना टाइगर रिजर्व का। कोर टाइगर हैबिटेट में जनरली किसी और व्यक्ति की या चीज़ों की एंट्री प्रोहिबिट होती है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो कोर एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रीली एग्जिस्ट करती है। तो जैसा मैंने कहा, इस प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अभी हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक नेगेटिव इम्पैक्ट इन्वायरमेंटली यह भी होगा कि इस प्रोजेक्ट के लागू करने से लगभग 6,000 हेक्टेयर पन्ना टाइगर रिजर्व का प्रभावित होगा। उस इशू को एड्रेस करने के लिए भी गवर्नमेंट्स द्वारा एडिक्वेट मेजर्स लिए जा रहे हैं, ताकि इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके, मैनेज किया जा सके। अच्छा, क्या ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया अंडरटेक कर रहा है रिवर इंटरलिंकिंग का? तो ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी पहले से सोचे जाते रहे हैं, और अगर हम एक प्रोजेक्ट लेंगे पेरियार प्रोजेक्ट, तो पेरियार बेसिन से वैगई बेसिन तक वाटर ट्रांसफ़र करने का एक प्रोजेक्ट लिया जा चुका है, जिसको 1895 में इम्प्लीमेंट भी किया जा चुका है, अंग्रेज़ों के ज़माने में। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल परम्बिकुलम एलियार कुर्नूल कुडप्पा कैनाल, तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट, रवि ब्यास सतलज प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स को भी इम्प्लीमेंट करने के पहले अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी समझ लें, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है 35,000 करोड़ का, और इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है 13 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को, जिसमें यूपी को फ़ायदा होगा, एमपी को फ़ायदा होगा। एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक्ट करेगा, जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है उसको फाइनली ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो 1970 में पहली बार ये आइडिया दिया गया, उस वक्त जो यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर थे मिस्टर KL राव द्वारा। उन्होंने ये आइडिया मूट किया कि ऐसी रिवर्स जहाँ पे सरप्लस पानी है, मान लीजिए बारिश के टाइम पे जहाँ पे बाढ़ आ रही है, उसी बारिश के टाइम पे या उसके बाद ऐसे बहुत सारे एरियाज फिर भी रह जाते हैं
जहाँ पे शायद बारिश इतनी ना हो, नेचुरल रिसोर्सेज इतने ना हो, वो एरियाज पानी की कमी से, ड्रॉट से सफ़र करते हैं। तो क्यों ना ऐसे सरप्लस एरिया से पानी को ट्रांसफ़र किया जाए जो कि वाटर डेफिसिट ड्रोट प्रोन एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड। डॉक्टर राव खुद इंजीनियर थे और उन्होंने एक सजेशन दिया कि क्यों ना एक नेशनल वाटर ग्रिड बनाई जाए और इस नेशनल वाटर ग्रिड के थ्रू साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकली वाइबल तरीके से जहाँ पानी ज़्यादा है उन एरिया से पानी को ट्रांसफ़र किया जाए जहाँ पे पानी की किल्लत है, जहाँ पे पानी की कमी है। इसी आइडियाज़ पे कैप्टन दिनशॉ दस्तूर ने भी एक प्रपोजल बनाया था, एक गार्लैंड कैनाल, ताकि उस गार्लैंड कैनाल से जो एक्सेसिव वाटर रिसोर्सेज हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ। तो 1970 से ये कोशिश चली आ रही है, इनफैक्ट ये आइडिया चला आ रहा है, लेकिन इस पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट प्लस इसकी टेक्निकल वाइबिलिटी प्लस इसके जो एनवायरमेंटल और रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट इम्पैक्ट होंगे, उनको असेस करने में, उनको मैनेज करने में, उनको फंड करने में चैलेंजेस को देखते हुए अभी तक नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान could not be put in motion. But I think now the time has come कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का पहला जो लिंक है केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे फंड कर उसको इनिशिएट किया जाए। 1970 में सारे प्लान स्टार्ट हुए, लेकिन 10 साल तक इसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन क्योंकि आइडिया एक बार स्टार्ट हो गया, उसको और एक्सप्लोर किया गया और अगस्त 1980 में इस सारे प्लान को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत डॉक्यूमेंट किया गया और फॉर्मलाइज किया गया। ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ही है जो आगे अगले 20 साल में, लगभग 30 साल में और मैच्योर हुआ। और इसके दो कंपोनेंट्स थे। पहला कि हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट, मतलब जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जो कि हिमालय से ओरिजिन होती हैं जो रिवर्स, सबसे पहले उनका डेवलपमेंट किया जाए। और सेकंड स्टेज है पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट। और इसी पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सजेशन दिया गया कि एक नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA बनाई जाए, जिसमें टोटल 30 नदियों को, 30 रिवर्स को इंटरलिंक किया जाए, जिसमें 16 नदियां होंगी जो हमारा पेनिनसुलर कंपोनेंट होगा और 14 ऐसी नदियां होंगी जो कि हिमालयन कंपोनेंट में आएंगी। तो टोटल अगर हम 30 इन रिवर्स को इंटरलिंक कर देते हैं नॉर्थ और साउथ इंडिया को मिलाकर, तो ये जो फ्लडिंग का प्रॉब्लम है या जहाँ पे पानी की कमी है वो प्रॉब्लम है, वाटर डेफिसिट का इशू है, ड्रॉट का इशू है, इन इश्यूज़ को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। फिर 1980s में जब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बन गया, तो मैं कहूँगा अगले लगभग 20, 22, 24 साल तक ये प्लान फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। एंड फाइनली श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में इस प्लान को फिर से जीवित किया गया और जो कि 16 रिवर्स, जैसा हमने कहा पेनिनसुलर जो कंपोनेंट है पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का, उसमें से केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को सबसे पहले एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, लगभग 40 साल से प्लानिंग चलती आ रही है, कुछ ना कुछ इशू हो जाने की वजह से अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये भी हम समझ लें कि इतने मैसिव प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए किस किस टाइप के हमको क्लियरेंसेस चाहिए। तो 4 या 5 टाइप के क्लियरेंसेस जनरली चाहिए होते हैं। सबसे पहला टेक्नो इकोनॉमिक, मतलब क्या ये प्रोजेक्ट टेक्निकली पॉसिबल है, मतलब इसमें जो हमको डैम्स बनाने हैं या पंपिंग स्टेशंस बनाने हैं या जो हमको कैनाल कंस्ट्रक्ट करनी है या वाटर ट्रांसफ़र के लिए जो भी हमको मैकेनिज्म चाहिए, क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर टेक्निकली पॉसिबल है तो उस टेक्निकली पॉसिबल प्रपोजल को ऑपरेशनलाइज करने के लिए कितना पैसा चाहिए और जो पैसा, जो फंडिंग, जो कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की आएगी, क्या वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिबल है या नहीं है, मतलब क्या इतना पैसा लगाने लायक ये प्रोजेक्ट है या नहीं है। ये जो पूरी स्टडी की जाती है, ये की जाती है सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा। फिर नेक्स्ट आता है जब ये स्टैब्लिश हो जाता है कि हाँ भाई टेक्निकली पॉसिबल है, इकोनॉमिकली पॉसिबल है, नेक्स्ट आता है क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर होता है, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। और फॉरेस्ट क्लियरेंस जो दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट द्वारा दिया जाता है,
अच्छा, थर्ड बड़ा इम्पैक्ट होता है ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज। मतलब कि जब ऐसी कैनाल्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे डैम्स, ऐसे वाटर ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स जब जंगल एरियाज़ में से, फॉरेस्ट एरियाज़ में से ट्राइबल पॉपुलेशन जहाँ रह रही हो, हमारे गांव हो सकता है उसके अंदर आ रहे हों, जब ऐसे प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कई बार वहाँ पे रहने वाले जो बाशिंदे होते हैं, कई बार उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जाना आवश्यक हो जाता है। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है फिजिबिलिटी प्लान में कि इम्पैक्ट चाहे एनवायरनमेंट पे हो चाहे लोगों पे हो वो मिनिमम हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्रोजेक्ट्स इस मैसिव स्केल के होते हैं कि 100% इम्पैक्ट कम नहीं किया जा सकता या ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उसी क्रम में एक इम्पैक्ट या स्टडी या मेजर चैलेंज होता है कि जो लोग इम्पैक्टेड हों ऐसे प्रोजेक्ट से या ऐसी फैमिलीज़ को जिनसे फ़र्क पड़े, उनके रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाएं। चाहे उनके लिए नई जॉब दिलवाने का प्लान हो, उनके लिए ऑल्टरनेटिव लैंड रिसोर्सेज उनको प्लान करने हो, उनको स्किल करना हो, उनको लोकली एम्प्लॉय करना हो या उनको बाहर एम्प्लॉयमेंट देना हो, उनके रहने की व्यवस्था करनी हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी हो, तो ये सारी चीज़ें आती हैं रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान में। ये जनरली किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, जो कि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है। ये दोनों मिलकर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन जो क्लियरेंस है इसको देते हैं। अच्छा, फ़ायदे क्या हैं इंटरलिंकिंग के? कई चीज़ें तो बहुत स्पष्ट रूप से निकल के आ गई। मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पानी ज़्यादा है, वहाँ से हम पानी जहाँ कम है वहाँ से अगर हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक तो इससे बाढ़ की प्रॉब्लम कम होगी। मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है उस पानी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, डैम्स में स्टोर कर लेंगे जब बाढ़ आने की जब सीज़न होगा, और उसको फिर हम कंट्रोल तरीके से जहाँ पे पानी की कमी है उन डैम्स के थ्रू पंप करते हुए जहाँ पे ड्रॉट है उन एरियाज़ में ले जाएंगे। तो एक तो इससे बाढ़ का इशू कम होगा, एक इससे ड्रॉट या सूखे का इशू कम होगा। इससे इस चीज़ को भी बहुत फ़ायदा होगा जब पानी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें देख लीजिए आप 13 डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ायदा पहुंचेगा यूपी और एमपी के, जो मुझे लगता है बहुत लार्ज पॉपुलेशन को बेनिफिट करेगा ये प्रोजेक्ट। तो इसकी वजह से ऐसे एरियाज़ बुंदेलखंड, महोबा हो, बांदा हो, पन्ना हो एक्सेट्रा, जहाँ पे पानी का इशू है, ऐसे एरियाज़ में जो फार्मर्स हैं जो पानी की कमी की वजह से अपनी खेती बाड़ी में तमाम दिक्कतें महसूस कर रहे थे, जब उनको पानी मिल जाएगा तो किसानों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और जो हमारे फार्मर सुसाइड का इशू है जो पिछले डिकेड या 2 डिकेड्स में, क्योंकि वाटर टेबल्स बहुत नीचे होती जा रही हैं, उस इशू को भी कहीं ना कहीं ऐसे प्रोजेक्ट्स के द्वारा फार्मर सुसाइड के इशू को या फार्मर इनकम को बढ़ाने को, इन सभी इश्यूज़ को एड्रेस किया जा पाएगा। एक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, क्योंकि कई डैम्स बनेंगे जो एक्सेसिव वाटर है उसको स्टोर करने के लिए, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक मोटा मोटा एस्टिमेट है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू लगभग 103 मेगावाट 103 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट हो पाएगी, और इसकी वजह से लगभग 62 लाख लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी दिया जा पाएगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसके नेगेटिव हैं और काफ़ी इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि जब वाटर स्केर्स रीजन्स हैं जो पन्ना टाइगर रिजर्व्स के हैं, जब वहाँ पे पानी आएगा केन की तरफ से, तो जो फॉरेस्ट या जो वाइल्ड लाइफ अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि पानी की किल्लत थी, अब वहाँ पे वो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ धीरे धीरे डेवलप होने लगेगी। तो एक नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, एक कहीं पॉजिटिव भी उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हम कह सकते हैं। अब इश्यूज़ क्या हैं? पहला तो इन्वायरमेंटल इशू है कि भाई जब आप इतने लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट आप बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें इन्वायरमेंटल और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न्स हो सकते हैं। जैसे इसमें हमने देखा कि 6000 हेक्टेयर की लैंड जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जिसमें से 4000 हेक्टेयर कोर एरिया में फॉल करती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और इस वजह से प्रोजेक्ट काफ़ी दिन तक अटका हुआ था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल या एनजीटी या बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास। सेकंड, इकोनॉमिकली 35,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, बड़ी भारी इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट अटैच है। इस लेवल का प्रोजेक्ट अभी तक इंडिया ने इंटरलिंकिंग का अंडरटेक नहीं किया गया है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टेक्निकल कमर्शियल फिजिबिलिटी इसकी बहुत स्ट्रांग हो, साथ ही साथ जो टाइम और इसका जो फंड या बजट है उसमें रहते हुए ही इसको कंप्लीट किया जाए। फिर
सोशल भी है क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन होगा, रीसेटलमेंट होगा, तो उस सोशल फैब्रिक जो थोड़ा डिस्टर्ब होगा उसको भी कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना होगा। ऐसा ना हो कि जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो जिसकी वजह से डिस्प्लेस हो, उसका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का ध्यान ना रखा जाए और सोशल कॉस्ट उसकी वजह से पूरे देश को या उस पर्टिकुलर एरिया को कहीं ना कहीं पे करनी पड़े। मुझे लगता है एक छोटा सा हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है जिसके माध्यम से जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है जो 1970s से स्टार्ट हुआ, फिर 1980s में फॉर्मलाइज हुआ, फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में उसको फिर से रिजुविनेट किया गया और फाइनली अभी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो साइन हुआ है 22 मार्च को, इसके थ्रू पूरे प्लान को ऑपरेशनलाइज किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और क्या इसके कॉस्ट हो सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, किस टाइप के क्लियरेंस चाहिए, ओवरऑल नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जिसके तहत 30 नदियों को जोड़ा जाना है, इसके बारे में आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम में आएगी। और इसी के साथ ये शॉर्ट वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत।